हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आनंद क्लासेस। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो अपन देखते इसमें आप अच्छे से समझिए। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था, कुछ चीज़ें देखी थी। मृदा का आयतन के बेस पर अपन ने कंपोजिशन देखा था। तो उसमें 50% ठोस होता है और 50% क्या होती है उसमें, ठोस के अलावा क्या होती है उसमें, जल तथा वायु होती है। तो ठोस में भी क्या देखा था अपन ने 50% में कि 5% तो क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ। 5% तो क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ और 45% क्या देखा था अपन ने, उसमें क्या होती खनिज पदार्थ। ठोस में ठोस का 50% भाग है जिसमें 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ। और इधर क्या देखा था अपन ने, 25% जल तथा 25% ही क्या होती है वायु होती है। तो अब अपन इनका डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है अपना फर्स्ट आएगा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल मैटर। मिनरल मैटर, कैमरा चालू तो है ना, हाँ मिनरल मैटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल मैटर। ठीक है, अब देखो खनिज पदार्थ में सबसे पहले बात तो क्या होगी, ये टोटल कितने होते हैं 45% होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं टोटल 45% होते हैं। अगर टोटल ठोस का भाग देखें अपन, टोटल तो है 45%, जैसे ठोस है 50%, ठोस में क्या है 45% तो खनिज है। अभी 45% इस 50% का कितना है, तो क्या लिखेंगे अपन 45/50 इंटू 100, मतलब ये 19%। पूरी टोटल मृदा का तो कितना ही है 45%। लेकिन अगर ठोस का पूछ ले अपन से कि ठोस टोटल ठोस का कितने परसेंट है, तो ठोस का तो 90% हो गई है। ठोस के कितने, ठोस के 90% भाग में क्या होते हैं खनिज। टोटल ठोस तो कितने 50%, उसमें 45% मृदा के कंपोजिशन में देखे तो खनिज होते हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले कि ठोस का कितना भाग होता है, तो ठोस का 90% भाग में क्या होता है खनिज होते हैं। ठीक है, अब खनिज जो होते हैं, खनिज किस में पाए जाते हैं मृदा के अंदर, कंकड़ में पाए जाते हैं जनरली। कंकड़ में, बालू में, सिलिट में, मृतिका में खनिज पाए जाते हैं, मुख्यतः में पाए जाते हैं। मृदा के अंदर ये जो चीजें होती हैं इनमें क्या होते हैं खनिज होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, बालू सिलिट। अब इसमें देखा जाए तो 90% जो होती है अगर खनिज में देखा जाए, मृदा खनिज में, आगे अपन थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मृदा खनिज में 90% से ज्यादा क्या होती है एल्यूमिनियम, सिलिका होती है, एल्यूमिनियम होती है। जो खनिज होते हैं उनमें 90% से ज्यादा क्या होती है सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 90% से ज्यादा जो खनिज होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो कंपोजिशन रहेगा उसमें 90% में सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन होगा। ठीक है, जितने भी खनिज होता है। अब देखो खनिज कैसे बनते हैं। चट्टानें टूटती है तो चट्टानों का अपक्षय होता है, उसमें मृदा बनती है, उसमें खनिज होते हैं। तो खनिज मुख्यतः बन रहे चट्टानों से। ठीक है, तो चट्टानें क्या होगी पेतरक पदार्थ। तो खनिज की जो प्रकृति वो किस पे डिपेंड करेगी, पेतरक पदार्थों पे। तो खनिज की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, खनिज की प्रकृति कि खनिज किस तरीके का होगा वो किस पे डिपेंड करती है, पेतरक पदार्थों पे डिपेंड करती है। उस मृदा के पेतरक पदार्थों पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो आ गया होगा आपको ये समझ में। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल ये चीजें, बहुत सिंपल चीजें है, समझना इनको को बस एक बार। फर्स्ट हो गया अपना खनिज। सेकंड अपन अब क्या देखेंगे, कार्बनिक पदार्थ देखेंगे अपन। सेकंड देखेंगे अपन कार्बनिक पदार्थ। सेकंड देखेंगे अपन कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ टोटल मृदा में कितना है,
कार्बनिक पदार्थ टोटल मृदा में है ये 5%। 5% जो होते हैं वो कितने होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अभी कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं मृदा में? जैसे ही कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनका फलस्वरूप क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कैसे बनते हैं ये ध्यान रखना अपन को। पेड़ पौधे गल जाए, जीव जंतु मर जाए, तो वो किस में? मिट्टी मिल जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है और वो किस में बन जाते हैं? कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो किसके फलस्वरूप? जीव जंतु पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से। कल भी अपन ने देखा था कि कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आता है? एक तो ह्यूमस आया था और एक क्या था? सूक्ष्म जीव जंतु। ठीक है, तो क्या इनके सड़ने गलने से बनते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ का मिट्टी में क्या? ये मिट्टी की पोषकता को बढ़ाता है, ये मृदा की पोषकता को बढ़ाता है। मतलब जितने ज्यादा जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ होगी वो मृदा उतनी पोषक होगी, बढ़ाते हैं। पोषकता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? उत्पादकता। ठीक है, तो अगर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है मिट्टी में, कार्बनिक पदार्थ किसी मिट्टी में ज्यादा है, तो उस मिट्टी की अपन क्या बोल सकते हैं? पोषकता ज्यादा होगी, मतलब उर्वरकता भी ज्यादा होगी, या फिर बोल सकते पोषकता ज्यादा है, या फिर उत्पादकता ज्यादा, कुछ भी बोल दो आप। वो किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बनिक पदार्थों पर। ठीक है, जिस मिट्टी में जितने ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे वो मिट्टी उतनी, उसको उतनी मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे और उतनी उर्वरकता होगी, यानी उत्पादन भी उसका अच्छा होगी। ठीक है, जितनी भी फसल उसमें उगाएंगे अपन तो अच्छी मात्रा में उगेगी। उसके बाद लास्ट बात आती कार्बनिक पदार्थ के विघटन एवं संगठन से, कार्बनिक पदार्थ के विघटन एवं संगठन से, कार्बनिक पदार्थ के विघटन एवं संगठन से ह्यूमस बनते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या हुआ? कार्बनिक पदार्थ कैसे बने? ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कैसे बने? कार्बनिक पदार्थ बड़े पेड़ पौधे सड़ गए, जीवाश्म सड़ गए, ठीक है, उससे बने। अब कार्बनिक पदार्थ वापस से मिलते टूटते, तो फिर उससे क्या बनता है? ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण होता है। ये बात होगी कार्बनिक पदार्थों की। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आएगा मृदा जल। अब मृदा जल कितना होता है टोटल मृदा में? 25% पार्ट किसका होता है? मृदा जल का होता है, ये ध्यान रखना एक तो। और ये जल किस में पाया जाता है? रंध्रावकाशों में पाया जाता है। रंध्रावकाश जो होते हैं उसमें, रंध्रावकाश में, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोरस। तो मृदा में जितने भी पोरस होते हैं उसमें क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है और वायु आती है। तो वाटर कितना होता है उसमें? 25% मृदा में टोटल में। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि रंध्रावकाश में वाटर कितना होता है, रंध्रावकाश के कितने भाग में वाटर होता है, तो ये पूरा रंध्रावकाश है। ये तो जल, इधर तो क्या गया? ठोस, इधर क्या गया? रंध्रावकाश। तो रंध्रावकाश में कितना था? जल और वायु। अब मैं पूछ लूं आपसे कि रंध्रावकाश के कितने भाग में जल है, तो 50% आएगा। और टोटल मृदा के कितने भाग में जल है, तो 25% आएगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर इसको पूरे को 100 ले लो इधर वाले को, तो ये 50 ही 50, ठीक है, और टोटल का देखो तो ये 25 ही 25। ये आ गया होगा समझ में? ठीक है, अब देखो जल क्या करता है? जल से बहुत सारी, जो सबसे ज्यादा मात्रा में लिया जाने वाला पौधों द्वारा जो तत्व है वो क्या होता है? जल ही होता है। ठीक है, अब रंध्राकाशों में जल विभिन्न बलों द्वारा जुड़ा रहता है। विभिन्न बलों द्वारा, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे अपन, अभी नहीं, बंदा जुड़ा रहता है। तो रंध्रावकाशों में जल कैसे भरा रहता है? विभिन्न बलों द्वारा जुड़ा रहता है। ससंजन बल, असंजन बल, और भी बल होते हैं। ठीक है, तो वो भी डिटेल नहीं देखना अपन को। ठीक है, ये हो गया मृदा जल की बात। अब बात कर लेते हैं मृदा वायु की, फोर्थ एंड लास्ट, मृदा वायु। अब देखो मृदा वायु जो होती है, जो वायुमंडल में जो वायु होती है वही मिट्टी, उसी तरह का मिट्टी में कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो मृदा वायु, अरे तो निटार हो गया, मृदा वायु, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सोइल एयर।
कल भी मैंने आपको इसकी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको कंपोजिशन बताया था सोइल एयर का, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, सोइल एयर टोटल मिट्टी का कितना पार्ट है, 25% पार्ट। अगर मैं पूछ लूँ रंध्रावकाश का कितना आयतन सोइल एयर लेती तो वो 50% आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो 25% मर्दा वायु होती है, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, ये भी कहाँ होती है, रंध्राकाशों में, रंध्राकाशों में पाई जाती है मर्दा, पोरस में पाई जाती है वायु, ठीक है। अब मर्दा वायु में भी क्या होती है, वायुमंडल के समान ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 ETC गैसें होती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका कंपोजिशन कल अपन ने देखा था, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन कितनी होती है इसमें 20.3% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी देखी थी अपन ने 79.01% और CO2 कितनी देखी थी अपन ने 0.3%, ठीक है। तो वायुमंडल के समान ही होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इसमें, मर्दा वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल ऑक्सीजन से कम होती है, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उससे ये कम होती है। क्यों होती है, देखो समझो इस बात को। अब देखो मर्दा में क्या रहेगी, ऑक्सीजन तो ऊपरी सरफेस पे ज्यादा रहेगी, मतलब वायुमंडल में ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में भी रहती है ऑक्सीजन, लेकिन होता क्या है, वो जो पेड़ पौधों की जड़ होती है सांस शोषण क्रिया करती है, रेस्पिरेशन के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मिट्टी की जड़ें जो क्या लेती है, मिट्टी की ऑक्सीजन ले लेती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की वायुमंडल की तुलना में कम हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन लेगी तो छोड़ेगी क्या वहां, CO2, तो मर्दा वायु में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अगर मर्दा वायु में CO2 देखें, मर्दा वायु में CO2 बोलूं मैं आपको, तो ये वायुमंडलीय CO2 से ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना आप। मर्दा वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय CO2 से ज्यादा होती है। और कितनी अधिक होती है, 0.3% ज्यादा होती है, 0.3% अधिक, ठीक है। 0.03% आएगा, सॉरी 0.03% तो ये होती है। 0.03% वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ये जो मर्दा की वायु होती है वो CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की CO2 ज्यादा होती है, ठीक है। ये आ गया होगा आपको समझ में। अब जैसे जैसे आप जमीन में गहराई तक जाते जाओगे, अब जैसे जैसे गहराई पे जाओगे तो ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ऊपर सरफेस से तो घुसेगी नहीं ना डायरेक्ट, मतलब कम होती जाएगी नीचे नीचे गहराई पे जाते जाओगे। और जड़ें तो क्या है, वहां से भी ऑक्सीजन लेंगे, तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो जड़ों में, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे मिट्टी में, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और जो रूट से वो क्या छोड़ेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 छोड़ेगी, तो वहाँ CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा गहराई में जाने पर, मिट्टी में बोल रहा हूँ मैं, गहराई में जाने पर ऑक्सीजन और कम होती जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है। हो गया लास्ट पॉइंट। तो अपन ने चारों देख लिए, खनिज, मर्दा वायु, कार्बनिक पदार्थ, जल, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।